हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। समझें अर्थशास्त्र आसान भाषा में। तो इसमें हम बात करेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड मांग के नियम के तत्व, मांग की लोच, मांग की लोच का महत्व, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं मांग का नियम। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बताता है। अब इसमें जो संबंध होता है ये कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है। हम देखते हैं कि अन्य बातें यथास्थिर रहें, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम सब्जी में टमाटर का ले लें। जब टमाटर अर्थव्यवस्था में 20 रुपये किलो है तो लोग 1 किलो लेते हैं। यदि वो टमाटर 20 रुपये किलो ना होकर 5 रुपये किलो हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हम देखें कि 20 रुपये से यदि उसकी कीमत जो है वो 50 रुपये किलो पहुंच जाए तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत और मांग की जो मात्रा है, डिमांड है, इनकी भी जो रिलेशन होता है वो विपरीत होता है। अब बात करते हैं मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। ऐसे भी कुछ बिंदु होते हैं या अर्थव्यवस्था में ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि मांग के नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इसका उल्टा, मतलब कीमत में वृद्धि होने पर भी मांग में कमी ना हो। तो हम देखते हैं, पहला पॉइंट ज़रूरत की वस्तुएं, मतलब आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं। तो उदाहरण देखते हैं, आटा, चावल, दाल। तो ये ऐसी वस्तु होती हैं कि इनकी कीमत में ना परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन मतलब कि इनकी कीमत में यदि वृद्धि भी होती है तो लोग इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं करेंगे। अब यदि चावल की कीमत 10 रुपये है, 10 से बढ़कर 50 भी हो जाए तो क्या चावल खाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, उसकी मांग कम नहीं होगी। इस प्रकार हम देखते हैं विलासिता की वस्तुएं। विलासिता मतलब हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात आदि ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो लोगों को ऊंची प्रतिष्ठा, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने, अरे वो अमीर है, ऐसा कहलवाने में मदद करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत जो होती है यदि बढ़ती भी है तो उनकी मांग में कमी नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं दुर्लभ वस्तुएं। तो दुर्लभ वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इनकी कीमत जब बढ़ती है तो भी लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं। गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम सस्ते या फिर सस्ती वस्तुएं कह सकते हैं, कम कीमत वाली कह सकते हैं। तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में व्यक्ति की, उपभोक्ता की विचारधारा ये होती है कि ये सस्ती वस्तुएं हैं, मतलब ये ख़राब वाली वस्तु हैं। तो इनकी कीमत में जब कमी होती है तो मांग के नियम क्या कहता है कि जब कीमत में कमी हो तो मांग बढ़ जानी चाहिए। लेकिन लोग इसे ये समझने लगते हैं कि ये ख़राब वस्तु हैं, इसी कारण इसकी जो कीमत होती है, कीमत में कमी होने पर भी इसकी जो मांग होती है वो बढ़ती नहीं है, इसकी मांग भी कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मांग की लोच। तो अपन मांग के नियम में क्या देखे थे कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है और किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये केवल मांग का नियम क्या बतलाता है कि संबंध बताता है केवल।
परंतु मांग की लोच क्या बतलाती है कि कितनी दर से, उसमें कितनी दर से परिवर्तन हुआ, ये जानने के लिए हम मांग की लोच का प्रयोग करते हैं। मतलब जो मांग की लोच होती है वो परिणात्मक संबंध बताती है। तो मांग की लोच की परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि बाजार में मांग की लोच इस तथ्य के अनुसार अधिक या कम होती है कि मूल्य में निश्चित कमी होने के कारण मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो, अथवा मूल्य में निश्चित वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम गिरावट हो। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा है? प्रोफेसर बोल्डिंग ने मांग की लोच को इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी वस्तु के मूल्य में निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जो निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मांग की लोच का महत्व अथवा उपयोगिता और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि मांग की लोच जो है वो एकाधिकारी में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो एकाधिकारी जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाजार में, मतलब एक ही विक्रेता, उसको हम एकाधिकार कहते हैं। और एकाधिकार को बिना मुकुट का राजा कहते हैं। बिना मुकुट का राजा माना जाता है क्योंकि वो जितनी कीमत निर्धारित करेगा वही फिक्स होगी, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, वो ही राजा होता है। तो हम देखते हैं कि एकाधिकारी को भी अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय उनकी मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। तो कैसे रखेंगे? किसी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार है, यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी मांग अत्यधिक लोचदार है तो उसे ऐसी वस्तु का मूल्य कम रखना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो वह उसका मूल्य ऊंचा रख सकता है। बेलोचदार है मतलब कि मूल्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर, मूल्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने में भी उसकी जो डिमांड है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका मूल्य ऊंचा रख सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि सरकार की जो नीति होती है, आर्थिक नीति, उसके निर्धारण में क्या महत्व है। तो मांग एवं मांग की लोच का पूर्ण ज्ञान आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है। जो व्यापारिक मूल्य होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मांग की लोच महत्वपूर्ण है। अब है विदेशी व्यापार में महत्व। तो मांग की लोच की धारणा विदेशी व्यापार की नीतियों का निर्माण करने के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारणा की सहायता से यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं से किस दर पर बदला जाए। यदि हमारे देश में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है वो वस्तुओं की मांग यदि बेलोचदार है तो हम उनकी वस्तुओं का मूल्य, स्वाभाविक सी बात है कि उनका मूल्य हम अधिक ले सकते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, मतलब दूसरे देशों से हम खरीद रहे हैं, यदि हमारे देश में उनकी मांग बेलोचदार है तो हमें उनके लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसके बाद है वितरण में महत्व। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का बहुत महत्व है। उत्पादक उन साधनों को अधिक पारिश्रमिक देने को, मतलब मजदूरी देने को तैयार हो जाता है जिनकी मांग बेलोचदार होती है। इसी के विपरीत हम क्या देखते हैं कि जिन साधनों की मांग अधिक लोचदार होती है उन्हें अपेक्षाकृत कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है। इसके बाद है संयुक्त पूर्ति। तो संयुक्त पूर्ति मतलब क्या होता है कि जैसे अलग अलग लागत इनमें नहीं लगती। जैसे गेहूं को जब उसकी थ्रेसिंग की जाती है तो क्या देखा जाता है कि एक तो भूसा अलग हो जाता है, दूसरा गेहूं अलग हो जाता है। तो ऐसी जो पूर्ति होती है वो संयुक्त पूर्ति के अंतर्गत आती है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि इन वस्तुओं को अलग अलग लागत ज्ञात कर पाना तो कठिन होता है। क्या भूसे में कितनी लागत आई और गेहूं में कितनी लागत आई, तो इनकी मांग के लोच के आधार पर इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है उसका मूल्य ऊंचा रख सकते हैं और जिस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है उसका मूल्य
तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो हम पहला देखते हैं वस्तु का प्रयोग। वस्तु का प्रयोग मतलब जिन वस्तुओं का अनेक कार्यों में प्रयोग किया जाता है उनकी मांग की जो लोच होती है वो अधिक लोचदार होती है। जैसे बिजली और कोयला। बिजली की दरों में कमी आने पर इसका प्रयोग, जैसे बिजली की दर है उसमें यदि कमी आ गई तो हम क्या करते हैं कि घर में यदि 4 पंखे हैं और फ्रिज, टीवी, कूलर सब कुछ है तो सब कुछ उपयोग करने लगते हैं, यदि उसकी बिजली की जो दर है वो कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जब बिजली की दर बढ़ जाती है तो हम सीमित साधनों का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं वस्तु के गुण। वस्तु के गुण या फिर वस्तु का स्वभाव हम कह सकते हैं। तो वस्तु के गुण का प्रभाव जो है मांग की लोच पर ऐसा पड़ता है कि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, नमक आदि जो होती हैं इनकी मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ऐसी वस्तुएं होती हैं अनिवार्यता वाली, तो इनकी जो कीमत होती है इनमें जो परिवर्तन होता है इसके परिवर्तन का मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वही हम देखें कि आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि यदि इनके मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, मूल्य में वृद्धि होने से मांग कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त मांग। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ की जाती है, इन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पेन और स्याही हो गई, कार और पेट्रोल हो गया। तो इन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि उदाहरण देखें हमें स्याही की कीमत में कमी और पेन की कीमत में वृद्धि होने पर, यदि स्याही की कीमत में कमी है और पेन की कीमत में यदि वृद्धि हो गई तो स्याही का जो मांग है वो बढ़ नहीं सकती, उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि स्याही पेन में लगती है और पेन की कीमत यदि बढ़ेगी तो स्याही की मांग थोड़ा ना बढ़ेगी, स्याही की वो मांग तो कम हो जाएगी ना। इसके बाद उपभोक्ता की आदत या फिर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति हम देख सकते हैं। तो मांग की लोच पर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। सामान्यतः धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए मांग की जो लोच होती है वो लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि कीमत में थोड़ी सी वृद्धि का उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत देखा जाए तो निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत में होने वाली कमी या वृद्धि उनकी मांग पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इसके बाद अगला पॉइंट है वस्तु के भावी उपभोग की संभावना। मतलब कि यदि उपभोग को टाला जा सके भविष्य के लिए तो उसका मांग की लोच में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिनको टाला जा सकता है उनकी जो मांग होती है वो लोचदार होती है। जैसे छाते, जूते आदि की मांग। छाते के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि यदि हुई है तो अपन क्या कर सकते हैं कि बिना छाते के काम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार छाते की मांग घट जाएगी, छाते की मांग लोचदार होगी। इसके विपरीत हम देखें तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उपभोग को मूल्य में वृद्धि होने पर भी नहीं रोका जा सकता। ऐसी वस्तु की मांग जो होती है बेरोजगार होती है। मतलब ये अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। यदि हम सोचें कि इसके मूल्य में वृद्धि हुई है तो हम इसके जो मांग है उसको कम कर दें या फिर इसका उपभोग बंद कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जो मांग होती है बेरोजगार होती है, अनिवार्यता की वस्तुएं कहलाती हैं। चावल हो गया, गेहूँ हो गया और सभी अन्य हो गए। थैंक यू।